नमस्ते दोस्तों। तो ये वीडियो हम लोग का 7th आ चुका है, 7th लेक्चर हमारा बहुत दिनों बाद आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीच में कुछ गैप हो चुका था, थोड़ा घूमने निकल गए थे हम लोग कुछ दिनों के लिए। बट वो जो गैप भी था उसको हम लोग फिलअप कर लेंगे कुछ दिनों के अंदर। लास्ट टाइम हम लोग ने 6 लेक्चर पढ़ लिया था चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बट कंटिन्यू करने से पहले इंस्टेंट पहले एक बात मुझे क्लैरिफाई करना था। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके जो होता है टाइटल, वहाँ पे हम आम तौर पे लिखते हैं, अगर हम दोनों बुक के क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे वो होता है एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम SCS क्वेश्चन के बगल में, विच इंडिकेट वो क्वेश्चन कहाँ का है। और हम कहीं कहीं लिखते हैं DKG, ये कहाँ का है। तो इसीलिए ये ध्यान देना ताकि वो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि किस बुक को क्वेश्चन लगवाए थे। हालांकि मेरा सिंपल सा मकसद, देखो 12th में हम एक ही किताब लगवा रहे हैं, टू बी फेयर इनफ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, दैट इज़ D.A. गोयल, वो इनफ है। 11th में लोग बेस है, तो मेरा बहुत मन था तुम लोग को बहुत ढंग से बहुत ज़्यादा पढ़ाने का, तो मैंने दोनों बुक साथ लिया हुआ है। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, सवाल में से नाम नंबर बदलेगा, बाकी वो भी एक लेवल पे सेम ही है जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं। तो हम कोशिश भी कर रहे हैं दोनों बुक साथ लेके चलने का, जो जहाँ बेस्ट मिल जाए। तो मैंने आज 3 सवाल और लिख के रखा है। 3 सवाल हमारा बेसिकली पहले कहाँ का है, SC शर्मा का है। बट हम आज के ही इसी लेक्चर में आने वाले टाइम पे, बिकॉज हमारा टॉपिक छोटा सा है, हम सवाल पिकअप कर लेंगे D.A. गोयल का भी आज ही, ताकि हमारा टोटल टॉपिक वाइंड अप हो जाए, ठीक है। बट अब टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हम लोग। हमने इस चैप्टर में जब बढ़े थे, हम लोग एंटर किए थे, तो तुमसे मैंने कहा था कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा 4 टॉपिक, याद है क्या क्या था। पहला हमको पढ़ना पड़ेगा डायरेक्टली इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टेटमेंट बनाना, जहाँ तुम बेसिकली हर ट्रांजैक्शन को बार बार उस स्टेटमेंट में फिट कर रहे थे और वेरीफाई कर रहे थे कि क्या एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा कि नहीं होगा ट्रांजैक्शंस के बाद। तो यहाँ तुमने 2 ट्रांजेक्शन एक साथ सॉल्व किया, 2 ट्रांजेक्शन एक इक्वेशन मिला था, फिर तीसरा किए, फिर एक और क्वेश्चन पाया था, ऐसे हम बार बार कर रहे थे ना। तो जो स्ट्रक्चर फ्रेम हो रहा था दैट इज अकाउंटिंग इट्स इक्वेशन इटसेल्फ, तो वो हमने सीखा था। देन आफ्टर हमने काम किया था इस पे प्रॉफिट के फॉर्मूले पे, प्रॉफिट निकालना एंड उस पर न्यूमेरिकल्स लगाया था ना। तो हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहाँ तुमने फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। हाँ, इन बिटवीन प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल आ गया था, वो अलग बात है, वो मैंने गाइड किया था उस टाइम पे कि वो ऐसा क्यों होता है। हम लोग पूरे एक क्लास डेडिकेट किए थे एंड उसको हम लोग पढ़े थे 2 दिन तक ना, एंड दोनों बुक का क्वेश्चन लगाए थे, D.A. गोयल का भी। और अब आते हैं थर्ड हेडिंग, दैट इज क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड इसके बाद एक हेडिंग और पढ़ोगे, दैट इज लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। आज का हमारा जो क्लास है ये वाला, आज हम लोग का फोकस किस पे हमारा रहेगा, सिर्फ कल जब मिलेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे एंड होपफुली चैप्टर या तो अगर 30 से पूरा करा पाए तो एंड अप हो जाएगा, इफ नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा, तो एक दिन और पढ़ा जाएगा। बट मुझे पर्सनली पता है कि T-शेप का टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर फिर से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस दोनों जगह लगाएंगे, हम कि जो देख भी रहे हो तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पिकअप कर पाएँ दोनों किताब के, एंड तुम्हें हम वेरीफाई करा पाएँ किताब कुछ भी उठा लो, सवाल ऐसे एक जैसा होता है हर जगह पे, ठीक है ना। चलो आते हैं रूल्स पे। देखो यहाँ 2 टर्म लिखा है, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसा पता क्यों हो रहा है, हम लोग ने अभी तक जो भी पढ़ा है इस चैप्टर की बात अगर करें तो यहाँ हम आम तौर पे बार बार क्या देख रहे हैं कि जो होता है फर्म, वो मेनली अपने फर्म में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना। अब उन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की जब बात करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट वो ड्यूअल नेचर का होता है। ये ड्यूअल नेचर क्या होता है, मतलब हर ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट हमको मिनिमम 2 जगह पे देखने को मिलता है। अब वो जो 2 जगह हैं इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं हम उसको नाम दे दिए हैं डेबिट एंड क्रेडिट। और अकाउंटेंसी में इन 2 प्लेसेस की बात जब करोगे, दे बोथ आर ऑलवेज ऑफ इक्वल अमाउंट, दे बोथ आर ऑलवेज ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब इनका अमाउंट वेरी नहीं कर सकता है। ये हो सकता है कि भाई कोई ट्रांजैक्शंस मल्टीपल जगह इम्पैक्ट कर रहे हो, मल्टीपल मतलब क्या होता है कि उस ट्रांजैक्शंस के वजह से 3 डेबिट हो गया
एक क्रेडिट है, या 3 क्रेडिट है 1 डेबिट है, या 2 डेबिट 2 क्रेडिट, या मान लो 1 डेबिट 1 क्रेडिट, डजेंट मैटर कितने जगह इंपैक्ट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड जो अमाउंट आएगा डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट टोटल वो हमें से क्या होना चाहिए, ये हमारा होता है डुअल नेचर का इम्पैक्ट, जो कि हर ट्रांजैक्शन में देखने को मिलता है, जो तुमने भी पढ़ा भी था। और इसी हम पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और हमारा जो पूरा अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग कह सकते हो, वो बेसिकली इस पे ही बेस्ड है। और अभी तुम लोग जिस क्लास में हो, हम तुम लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस करके चीज़ों को बहुत डीप ले जा करके तुम्हें कॉम्प्लिकेट कर दे, कंफ्यूज कर दे, कोई लॉजिक नहीं है। तुम जब धीरे धीरे बड़े होगे ना, एज बढ़ेगा, तुम चीज़ों को देखोगे ना, तुम बहुत कुछ और भी जान जाओगे। अभी हम लोग का इनिशियल फेज है ना, तो जितना हमारे अभी के लिए काम की बात है उतने ही जानो, दैट्स इट। हम तुम्हें एक बार में बता दें बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कि तुमको लगे भाई इतना कुछ है, फिर तुमको हार्ड लगने लग जाए, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तुम्हारे लिए इतनी बात जानना बहुत ज़रूरी था कि हर ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट बहुत से होते हैं, मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं। हम उन इम्पैक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके बाद उसके जो अमाउंट होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक। एंड जब हम बनाते हैं उसको रिकॉर्ड में लाते हैं, रिकॉर्ड में तो कहाँ लाते हैं, अकाउंट में। उस अकाउंट को हम लेजर कहते हैं, जो हम टी से भी आगे चले कहने वाले हैं, वो भी सीखेंगे, बट पहले यहाँ पे आ जाओ। अब ये सब करने के लिए हमारे पास बहुत से रूल्स दिए गए हैं, मतलब चीज़ों को डेबिट या क्रेडिट में ले जाने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। और वो जो रूल्स हैं, मतलब डेबिट के या क्रेडिट के जो रूल्स हैं ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट पे। इसका मतलब ट्रांजैक्शंस किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स डिपेंड करता है, और रूल्स बदलते नहीं हैं, रूल्स सेम रहने वाले हैं। अभी जो तुमको बताएंगे नेचर ऑफ अकाउंट 5 होते हैं, वो अभी बता रहे हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जब सीखोगे रिकॉर्डिंग करना, जनरेटरी सीखोगे, तो वहाँ तुमको 3 बताएंगे नेचर होते हैं। दोनों अलग नहीं हो जा रहे हैं, जो वहाँ बताएंगे जो यहाँ बताएंगे, दोनों सेम ही है, बस उनका अप्रोच अलग अलग है, मतलब उनका जो है सिस्टम अलग अलग है। बट अभी फिलहाल यहाँ पे देखो कि 5 तरह के नेचर होते हैं। नाम क्या क्यों का है, मतलब अकाउंट जो होता है ना, जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअली 5 टाइप्स के हो सकते हैं इन जनरल। या तो वो होंगे एसेट्स नेचर के होंगे, या होंगे एक्सपेंस नेचर के होंगे, एक्सपेंस, या फिर कह सकते हो लॉसेस, या वो होंगे इनकम नेचर के होंगे, या गेन कह सकते हो, या वो होंगे लायबिलिटी नेचर के, ठीक। एंड लास्ट कैपिटल नेचर का। तो हमारे पास ये 5 पॉसिबिलिटीज ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट है एज पर कंसर्न टू दिस चैप्टर ओनली। और इन 5 के केस में अगर हमें याद करना है इसके नियम, रूल्स, तो याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है ना, किसी ट्रांजैक्शंस को हम डेबिट कब करें, क्रेडिट कब करें, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट, कि वो अकाउंट पे किस नेचर का है। और जब उसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये ध्यान देना, इन दोनों वाले केस में, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज वाले, सॉरी एसेट्स और एक्सपेंस वाले केस में, जब जब कोई ट्रांजैक्शन में इम्पैक्ट तुम्हें क्या दिख रहा है कि इंक्रीज दिख रहा है, मतलब वो एसेट्स या वो एक्सपेंस जो भी, वो अगर इंक्रीज दिख रहा है तो ऑलवेज उन चीज़ों को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। दोबारा सुनो, कोई ट्रांजैक्शन एसेट्स नेचर का है या एक्सपेंस नेचर का है, अगर वो इंक्रीज दिख रहा है तो ऑलवेज इट विल रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड। ये तुमको याद करना पड़ता है। अब डेबिट कहाँ दिखता है वो भी तुम्हें सिखाएंगे, और रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे, आगे सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे तुम नियम रूल्स याद करो पहले। और इसका अपोजिट क्या है कि जब वो घटेगा, सेम चीज़, मतलब एसेट्स घटेगा, एक्सपेंस घटेगा, तो ये कहाँ जाएगा, अपोजिट कॉन्सेप्ट, ठीक। और ये याद कर लिए अगर, तो इसी का ठीक रिवर्स लॉजिक इनके लिए, किसके लिए, इन तीनों के लिए। क्या लॉजिक है कि जब भी ये 3 में से कोई भी, या तीनों या कोई भी एक बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और जब घटेगा तो डेबिट में। दोनों अपोजिट में बात लिखा है, तो याद कोई एक कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है।
दोबारा देख लो पहले मैंने क्या क्या लिखा है, एसेट्स एक्सपेंसेस व्हाटसोएवर, जब जब ये इंक्रीज हो रहा होगा ऑलवेज इट शुड बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड, सेम चीज। इन तीन की बात जब करोगे, अगर वो कभी इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में, डिक्रीज हो रहा है तो। एक आखिरी बात, हम तुम्हें चाहे तो डायरेक्टली क्वेश्चन लगवा सकते हैं, या पहले एक छोटा सा ब्रीफ। हम लोग ने चैप्टर 2 पढ़ के भी आए ना, नाम क्या था, अकाउंटिंग टर्म्स, याद आ रहा है? तो वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, है ना, जिसमें उन्हें टर्म्स पढ़े थे, एसेट्स भी पढ़े थे और लायबिलिटीज भी पढ़े थे ना। तो अब तुम्हें यहाँ पे कम से कम याद होना चाहिए कि एसेट्स के एग्जाम्पल्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 5-6 याद रखो मिनिमम, वो सब वहाँ पढ़े हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, तुमको अब एसेट्स नाम देकर नहीं दिया रहेगा, तुमसे ऐसे नहीं कहेगा कि बताओ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है कहाँ जाएगा, वो तुम यहाँ याद कर लियो। अब तुम्हें एग्जाम्पल देगा, ऐसे कह देगा कि मशीन इंक्रीज हो रहा है। अब जिनको नहीं पता मशीन क्या होता है वो तो गड़बड़ कर देंगे, बट जिनको पता है कि मशीन बेसिकली एग्जाम्पल है एसेट्स का, फिर मैंने क्या कहा था, मशीन इंक्रीज कर रहा है, मतलब एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। तो अब जब मशीन इंक्रीज हो रहा है तो ये हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है, तो अब तुम बता पा रहे हो बिकॉज तुमको पता था कि मशीन किस एग्जाम्पल है, एसेट्स का। तो इसी तरह तुम्हें लगभग, ज़्यादा नहीं, ये तो मान लो इकलौता है, ये तो एक सिंगल पीस है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन तुम्हें बाकी 4 का तो एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें लायबिलिटीज़ का, तो यहाँ पर नाम क्या कहता है, क्रेडिटर आता है, और बैंक लोन आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अगर है तो, और क्या था, इनकम रिसीव एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। ये 4 नाम या 5 नाम याद रखो मिनिमम, या बिल्स पेबल एक और नाम है। ड्राइंग इसमें कहाँ आता है, ड्राइंग एक्सपेंस है, ड्राइंग एक टाइप का एक्सपेंस है, कैपिटल में नहीं आएगा, ड्राइंग एक टाइप का एक्सपेंस है। तो इस तरह से तुम्हें याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स। इनकम की बात करें, कुछ भी रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, वेजेस रिसीव, एनीथिंग रिसीव्ड अगर है तुम्हारा क्या है वो इनकम। इन्हीं समय पेमेंट लगा दो, कमीशन पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, हमारा क्या बन जाएगा, तो नियम इसी तरह याद होते हैं। अब इतने याद होने के बाद सवाल देखो तुम्हारे एग्जाम कैसे दिए जाएंगे, और तुम लोग को पता है स्कूल के एग्जाम में क्या होता है ना, वहाँ पे इस टाइप का सवाल 100% दिया जाता है, या तो 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के केस में। सुनो सवाल कैसे दिया, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है बिकॉज ऑफ हम उतना डिस्कस वर्बल नहीं कर सकते थे। चलो देखते हैं सवाल क्या लिख के रखे हम, और ये नियम बहुत हार्ड नहीं है, ये तुम्हें अभी अगर भूल भी जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, पता है क्यों, गैस करो क्यों, कुछ तो गैस करो, क्योंकि तुम भी पढ़ोगे ये 12th के एंडिंग तक बार बार आएगा ये, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई आज बताया तो कल काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ इस चैप्टर का काम, ऐसा नहीं है। जब तक अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, जब तक इस सब्जेक्ट के रेंज में हो, इधर 11th में, 12th में, कॉलेज में, कहीं पे भी, ये सब नियम बदलता नहीं है, ये एकदम इंटैक्ट है। ओके, तो ये नियम याद रखो, इफ नॉट तो याद हो जाए क्वेश्चन लगाते लगाते। चलो वहाँ पे आते हैं हम, 16 छोड़ो भी, पहले 17 पे आ जाओ। क्या लिखा है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। अगर हम इन सब में इंक्रीजमेंट करें, सबको बढ़ाएं, सबको, अब इतना नाम दिया हुआ है, इसके अलावा और भी नाम दे सकता था, बुक है, क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा है बताने के लिए, भाई इन सबको अगर बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ, मतलब डेबिट की रेट पूछ रहा है। अब देखो डेबिट क्रेडिट कहाँ जाएगा, ये तो तुम तब बता पाओगे जब तुम्हें पता रहेगा कि पहले वो नेचर किससे मैच कर रहा है। जैसे देखो पहला क्या लिखा है, इससे मैच कर रहा है, पहले वाले से, है ना। तो अब पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज कहाँ जाता है, तो ये तो बड़ा सिंपल था, ये कहाँ जाएगा हमारा, बिकॉज पहला वाला हमारा कैपिटल है, कैपिटल है ना, तो ये कहाँ जाएगा। अब दूसरा वाला तुम्हें मतलब पता है एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम, तुम्हें हर एक का वो बता रहे हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं, क्या चीज़, नेचर ऑफ अकाउंट, कि वो किस कैटेगरी का है आउट ऑफ दीज 5। वहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है पहले कि आउट ऑफ दीज 5 वो किस एग्जाम्पल का है। फॉर एग्जाम्पल कैश, मतलब कैश किस में आता है, पहले कैश किसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, चैप्टर 2 हम लोग इसीलिए पढ़े थे अकाउंटिंग टर्म्स, तुम्हें याद रहे, कैश, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर, किसके एग्जाम्पल्स हैं सब। तो ये तो याद हो गया कि कैश इज एसेट्स फॉर द फर्म,
ठीक है। अब एसेट्स इंक्रीज जब होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो ये जो कैश इंक्रीज है इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अब सोच लो, अभी तुम सिर्फ याद कर रहे हो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, तुम भी रिकॉर्ड करना भी सीखोगे, बट अभी तुमको प्रोसेस एक स्टेप बताया जा रहा है। सिमिलरली क्रेडिटर किस एग्जाम्पल है इसमें से? ये किसका एग्जाम्पल हमारा ये है? लायबिलिटी का एग्जाम्पल है ना, गुड। अब अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो कहाँ जाता है? वेरी गुड। फर्नीचर किस एग्जाम्पल है? अगेन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? बैंक लोन लिखा है, देखो अगर सिर्फ बैंक लिखा होता तो एसेट्स, बैंक लोन जोड़ दिया तो और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो डेटर एसेट्स, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। खत्म। तो मैं इस तरह से और भी दे सकता था बट मैंने नहीं लिया, बुक में नहीं दिया था। अब क्वेश्चन 80 में क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या जोड़ दिया है कि अगर इन सबको डिक्रीज करें, मतलब इन सारे नाम को क्या किया इस बार, तो पूछ रहा अब ये कहाँ जाएगा, तो कोई बहुत इशू नहीं है। तुम करो कैसे? अगेन आइडेंटिफाई करो पहले उनका क्या नेचर। जैसे कैपिटल कैपिटल होता है, इसका कोई नाम नहीं होता है। बैंक लोन लिखा है अगेन, तो हमारा क्या है? एंड कैश, अरे क्या लिख रहे हैं हम? डेटर, क्रेडिटर एंड फर्नीचर। ठीक। अब तुम्हारा काम है ये इससे टैली करना। एक बैंक लोन जो कि लायबिलिटी होता है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? बस डेप्टर क्या बोल रहे हो? और एक कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा है कहाँ जाएगा? एंड कैश अगर डिक्रीज हो रहा है कहाँ जाएगा? देखते रहो, कैश डिक्रीज कहाँ जाएगा? रुको रेट चल नहीं रहा है। उसके अलावा डेटर भी एसेट्स है, वो भी डिक्रीज कहाँ जाएगा? क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, वो कहाँ डिक्रीज जाएगा? कहाँ जाएगा? एंड फर्नीचर एसेट्स वो भी डिक्रीज कहाँ जाएगा? बस इतना ही करना था। हालांकि ये सब तुम तब कर पाओगे जब तुमको दो बातें क्लैरिफाई रहेगा माइंड में। पहला ये रूल्स, एंड दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका कि तुम्हें एग्जाम्पल याद है कि नहीं है। तुम्हें बना बनाया लायबिलिटी एसेट्स नहीं कहेगा, तुम्हें एग्जाम ऐसे लिखा रहेगा, मतलब ऐसे लिख के दिया हुआ है रेंट पेड, अब ये इंक्रीज हो रहा है कहाँ जाएगा? अब पहले आइडेंटिफाई करो, रेंट पेड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। रेंट का पेमेंट करना एक्सपेंस है। अब मैंने क्या कहा था कि इंक्रीज हो रहा है, तो एक एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? चलो रिकॉर्ड लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड डिक्रीज हो रहा है, अब बताइए कहाँ जाएगा? कमीशन रिसीव्ड इनकम हुआ, मैं पागल हो क्या? कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम हुआ। अब मैंने क्या कहा था? कमीशन रिसीव डिक्रीज हो रहा है, तो एक इनकम डिक्रीज हो रहा है। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, मैंने कहा कमीशन रिसीव डिक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज हो रहा है। देखो ये जो नियम था, ये नियम तीनों का है। तो अगर इनकम डिक्रीज हो कहाँ जाता है? तो जब मैंने कहा कमीशन रिसीव्ड डिक्रीज, तो क्या बोलोगे? इट विल बी रिकॉर्डेड एट सिंपल। इसी तरह तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो नियम याद है, एग्जाम्पल कनेक्ट कर पा रहे हो कि किससे वो मैच कर रहा है, तो ईजिली डेबिट क्रेडिट जो भी होना होगा बता पाते हो। ये मैंने डिस्कस किया कहाँ से क्वेश्चन? ऐसे शर्मा से ना। अब पता है क्वेश्चन 60 में क्या खास है, ये भी देख लो बच्चों। यहाँ पे तुमसे ये कह रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तुमसे कह रहा है कि इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल फ्रेम करो, और याद रखना कि एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब लिटरली बहुत से बन सकते हैं। तुम्हें अपने मन से एग्जाम्पल सोचना पड़ता है। जैसे अब सोचो, दिमाग लगाओ। चलो इजी बात है, पढ़ो लास्ट वाला क्या लिखा है, सेकंड लास्ट क्या लिखा है? एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, हाँ, और कैश कैपिटल, सी में कैपिटल, यहाँ पे ए एसेट्स, एल लायबिलिटी, सी कैपिटल, ये सब क्वेश्चन में लिखा था। बुक खोलो देखोगे दिखेगा, बुक खोलो पेन करो, देखो उसमें लिखा है ना क्वेश्चन 16 डिक्रीज इन सॉरी ये था सेकंड ना,
इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल लिखा है इस तरीके से ना, मिला? पेज नंबर 5.35 मिला? ओपन करूँ, ये रहा, मिला? रख गया? 5.35 हाँ हो गया? चलो, तो अब देखो उसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ ट्रांजैक्शन का। देखो अभी तक क्या होता था आमतौर पे, जब हम लोग ये पढ़े थे वाला, ये हेडिंग फर्स्ट वाला, तो याद करो यहाँ पे आमतौर पे अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तुम्हें ट्रांजैक्शन दे रहा था क्वेश्चन के अंदर, और वहाँ पे तुम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई वो बेसिकली क्या हो रहा है, और फिर तुम उसके अकॉर्डिंग उस अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस माइनस कर रहे थे जहाँ जहाँ वो जाना था, है ना? फॉर एग्जाम्पल तो मैंने कहा कि गुड्स परचेज फॉर कैश, तो हम लोग क्या करते थे दिलाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने एग्जांपल दिया, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000, तो ये कहाँ कहाँ क्या जाएगा? गुड्स आया, स्टॉक आया और कैश गया। तो कैसे पूरा बोलो, ढंग से बताओ, साइन के साथ बोलो, साइन के साथ। कैश माइनस होगा और गुड्स में प्लस होगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो मतलब जब मैंने एग्जांपल दिया कि गुड्स परचेज फॉर कैश, तुमने क्या बताया कि कैश घटेगा माइनस स्टॉक बढ़ेगा प्लस, मतलब एक ही एसेट्स वाले साइड में ये जाएगा एग्जांपल। जो मैंने एग्जांपल दिया कि गुड्स परचेज फॉर कैश, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो एसेट्स में ही दिखा। कैसे दिखा? एक तरफ कैश तुमने घटाया, एक तरफ तुमने स्टॉक को बढ़ाया। तो जब एग्जाम्पल ऐसा पूछा होता, यहाँ छोड़ो भी, अगर एग्जाम्पल ऐसा पूछा होता कि प्रज्ञा गिव एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन व्हेन assets decreases and at the same time another assets increases, तो ऐसे केस में जो मैंने अभी बोला ये एग्जाम्पल फिट बैठ गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बट एग्जाम फिट बैठ रहा है ना, जो तुमने सीखा हुआ है बस उसी को रिवर्स मैंने बोल दिया कि जरा बताओ एग्जाम्पल जैसा यहाँ पे कैश भी घट, मतलब एक एसेट घट रहा हो और एक और एसेट बढ़ भी रहा हो, तो तुमने एग्जाम्पल क्या बोल दिया कि सर ठीक है, स्टॉक हैज़ बीन परचेज्ड फॉर कैश, तो कैश घटेगा स्टॉक बढ़ेगा, और दोनों कहाँ के पाए जाते हैं? तो इसको ऐसे भी कह देते हैं कि सर स्टॉक छोड़िए, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो अगेन कैश घटेगा फर्नीचर बढ़ेगा, और दोनों कहाँ के हैं? तो कितने ऐसे एग्जाम्पल बन जाए, कोई इसका लिमिट नहीं है। तो यहाँ तुमको उसी प्रकार से कंडीशन दे दिया है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल एज्यूम करो, सोचो जहाँ पे एसेट्स बढ़ रहा हो एंड कैपिटल बढ़ रहा हो। तो अभी तुमने कल मुझसे एक सवाल पूछा, याद करो कल एक वो अकाउंटिंग क्वेश्चन का, जहाँ पे लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन था कि हमने पैसा और इंट्रोड्यूस किया फर्म के अंदर, तो याद करो वहाँ पे क्या हो रहा था? एसेट्स भी बढ़ रहा था, कैश बढ़ रहा था, जो एग्जांपल एसेट्स का ही है, और कैपिटल बढ़ रहा था। वैसे एग्जांपल कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, इसका और भी एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मेरा एग्जाम जो मैंने कहा उसको रट लो वही लिख के एग्जाम, ऐसा नहीं है, मार्क्स मिलेगा तुमको अगर तुमने और एग्जाम्पल बनाया और सही बनाया तो। फॉर एग्जाम्पल अपना कोई दिमाग लगाओ, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये इसका एग्जांपल हो गया। बुक में क्या एग्जांपल दिया? वैसे सेम एग्जांपल दिया है, बट चलो एक और एग्जांपल सोचो जरा क्या हो सकता है, ताकि लिखने लगने पाए कि हम लोग बुक में आंसर देख के बोल दे रहे हैं। और कोई एग्जांपल दिमाग लगाओ, सिंपल तो है, रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या इनकम, तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा और वो पैसा कहाँ पे आएगा? तो बस सिंपल कैश बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ गया। और भी एग्जांपल है कि यू हैव रिसीव्ड कमीशन वेजेस, तो एट द एंड उससे एक एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। और इसी का रिवर्स एग्जांपल बताओ क्या होगा, जहाँ पे दोनों डिक्रीज हैं, मतलब एसेट्स एंड कैपिटल डिक्रीज हैं, तुमने ड्राइंग कर लिया, कैपिटल पैसा विड्रॉ कर लिया, जितना ज़्यादा ड्राइंग करोगे तो कैश घटेगा एंड कैपिटल घटेगा। अगर तुमने पैसे का विड्रॉ किया है पर्सनल नीड के लिए तो कैश डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, तुमने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल नीड के लिए तो स्टॉक डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज। एंड स्टॉक भी किस एग्जांपल है? एसेट्स का ही एग्जांपल है। और भी एग्जांपल थे, रेंट पेड, ऊपर में रेंट रिसीव कहा था, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? रेंट पे करोगे तो कैश घटेगा और कैपिटल। तो दोबारा कह रहे एग्जाम्पल सोचने की बात, तुम कितना दिमाग लगा सकते हो। चलो कुछ इसका दिमाग लगाओ ये वाला अभी जस्ट मैंने बताया था, सोचो सोचो जल्दी सोचो क्या लिखा है। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे एसेट्स एक घटे और एक और एसेट्स भी घटे।
घटना बोला है ना, डिक्रीज का है ना, बताओ क्या होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज है, मैंने सवाल गलत लिख दिया है। एक ऐसा एग्जाम्पल एज्यूम करो जिसमें कि एक एसेट्स बढ़े और एक एसेट्स क्या हो जाए, घट जाए। कोई एग्जाम्पल है? इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, खरीदना कैश पे। बस खत्म, वही एग्जाम्पल लिख देते हैं ना। चलो, हमने स्टॉक परचेज किए हैं फॉर कैश, सिंपल। तो स्टॉक मतलब एसेट्स, कैश मतलब एसेट्स। परचेज करो कैश पे करके तो कैश घटेगा और स्टॉक बढ़ेगा, तो कंडीशन फुलफिल हो गया ना। और भी एग्जाम्पल थे, तुमने फर्नीचर परचेज कर लिया, स्टिल एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। या तुमने नहीं, ये भी ठीक था। चलो एक एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, हम उसको जोड़ते हैं, अपने मन से जोड़ते हैं, मेरे मन में भी आगे से भूल ना जाए, इसे बता रहे हूँ। एक ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे एक तरफ एसेट्स बढ़ेगा और एक और एसेट बढ़ेगा। आप बताओ इसका एग्जाम्पल दो। जी हाँ, मैंने रब किया था ना, तो पाए जाते हैं लोग कि अगर दोनों को बढ़ाने की बात करें, कोई एग्जाम्पल माइंड में आ रहा है? सोचो मन में, माइंड में। तो उसमें तो घट जाएगा ना एसेट्स, पे कर दोगे तो। कोई दिया तो वो तो रिसीव कहो फिर ना आप पे। हाँ, उसमें कैपिटल में क्या है? अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुमने गुड्स परचेज किया, क्या आएगा? गुड्स आएगा और एसेट्स। आराम से गुड्स परचेज किया तो कम से कम स्टॉक तो बढ़ेगा। एक काम तुमने अचीव कर लिया, एक एसेट बढ़ा दिया। अब हमारा मकसद है कि एक और एसेट बढ़ाना है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तुमने गुड्स परचेज किया, बट कैसे परचेज किया? बट रुको, होल्ड ऑन। ये कंडीशन हालांकि पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक एसेट के लिए दूसरा एसेट चाहिए। अगर दोनों ही एसेट्स बढ़ा दोगे तो फिर नुकसान कैसे होगा? जो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में मैच कैसे करेगा? क्योंकि लायबिलिटी साइड का पोर्शन वो तो इंटैक्ट है। अगर एसेट्स वाले साइड का हमने दोनों सेम रख दिया और दोनों बढ़ा दिया तो मिसमैच कर जाएगा ना। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये केस हमारा हो नहीं सकता। चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट बाद में करते हैं, नहीं हो पा रहा है ये वाला। चलो वापस यहाँ पे आते हैं। बट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के केस में एक ऐसा एग्जांपल सोचो कि एसेट्स घटे और लायबिलिटीज़ बढ़े। क्या इसका कोई एग्जांपल मन में आ रहा है? एसेट्स घटे और लायबिलिटीज़ बढ़े, सोचो। क्रेडिट पे इसमें लिखा है, इसको पहले वाला क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन एसेट्स। अच्छा, यहाँ भी मैंने गलत लिखा हुआ है, सॉरी। कि एक ऐसा एग्जांपल सोचो जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज बोथ डिक्रीज का एग्जांपल दो। कोई एग्जांपल है? जैसे पेमेंट किसका करोगे? क्रेडिटर का, बैंक लोन का, तो वो सब लायबिलिटी है। जब पेमेंट करते हो पेमेंट टू कैश जाएगा और बाकी जिनका पेमेंट करोगे उसकी लायबिलिटी कम होगी। हाँ, तो पेमेंट टू क्रेडिटर और बैंक लोन जो भी ना, ये एग्जाम्पल परफेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक लायबिलिटी बढ़े और एक लायबिलिटी घटे? देखो ये पॉसिबल नहीं है, जो मैं यहाँ लिखा था ना गलती से, एक ये वाला पॉसिबल नहीं था। एक और याद कर लो कि एक लायबिलिटी घटे, सॉरी एक लायबिलिटी बढ़े और एक और लायबिलिटी बढ़े। मतलब ये जो है सेम साइड का अफेक्ट दोनों एक साथ हो, मतलब दोनों बढ़े दोनों घटे, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल बनेगा ही नहीं। हालांकि इसका एग्जाम्पल बन सकता है सर, पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम लायबिलिटी को फॉर अ वाइल कैपिटल मान लो, कैपिटल, तब ये पॉसिबल है, बट अदरवाइज इसको भी छोड़ दो, ठीक है ना। अब इस पे आ जाओ, एक लायबिलिटी बढ़े और एक और लायबिलिटी घटे, कोई इसका एग्जाम्पल है? इसके एग्ज़ाम बहुत रेयरली आते हैं, इसके एग्ज़ाम बहुत कम आते हैं। तो याद ही कर लो कि अगर मान लो कोई क्रेडिटर है, वो बेसिकली कह रहा है कि चलो ठीक है, आप मुझे पेमेंट बाद में करना, अभी फिलहाल मुझे एक बिल्स पेएबल दे दो। मतलब उसको कन्वर्ट किस में कर दो? बिल्स में। ये पता है बिल क्या होता है? कि एक टाइप का तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि फ्यूचर पे कर देंगे। तो मतलब वो क्रेडिटर जो अभी नाम लेके ढो रहे थे, उसके नाम को चल रहे थे बुक्स रिकॉर्ड में, नाम हट जाएगा, वहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? बिल्स पेएबल, और वो हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब हमारा कोई क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है
एक बिल्स पेएबल, तो ऐसे केस में क्रेडिटर घट जाएगा और बिल्स पेएबल एक आखिरी रह गया, दैट इज फिफ्थ वन। इसका एग्जांपल दो, एक एसेट्स बढ़े और लायबिलिटीज भी बढ़े, तो बहुत सिंपल है। स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट, तुमने गुड्स उधार पे खरीदा, क्या मैंने कहा अभी, स्टॉक परचेज ऑन, जब परचेज करो उधार पे तो स्टॉक तो एसेट से बढ़ जाएगा और उधार पे लियो तो क्या बढ़ेगा, क्रेडिट। देखो एग्जांपल्स तुम्हें रटने नहीं है, फिर से कह रहे हैं, जो मैंने लिखा वही लिखना भी नहीं है, अपने मन से सोच पाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इस टाइप का एग्जाम में सवाल 1-2 नंबर के लिए आ जाता है। और एक बात, जो मेन सवाल एग्जाम में आता है वो इस टाइप का आता है, और इन सबसे पता है मेन ज़्यादा, और मेन क्या है, तुम्हें नियम याद होना चाहिए, रूल्स, क्योंकि ये सारे रूल्स हमारे अभी आगे काम आएंगे टी से बनाते वक्त एंड बड़े सवाल को लगाते वक्त अकाउंटेंसी में आगे प्रोसीड करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से लगवाया था, अब जो तुम्हारे सवाल वहाँ के हैं डीके गोयल के, वहाँ पे भी सवाल देखोगे ना, मुझे बहुत खास जरूरत नहीं करवाने का, बुक आ गया न्यू वाला, लो गायब हो गया, ये रहा मिल गया। देखो जो इसमें सवाल है हमारे पास सेम टाइप का सवाल है, देखो मिल भी गया। क्वेश्चन नंबर 16, 17 जो इसमें है, न्यू बुक की बात करें डी गोयल का, मतलब एस शर्मा का 15, 16, 17 था ना, सॉरी 16, 17, 18 था एस शर्मा में सवाल इस टाइप के। यहाँ पे वही सवाल, वही सेम टाइप सवाल 15, 16, 17 है, बहुत कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पूछा है, वही सेम चीज़ पूछा है कि ऑन विच साइड इंक्रीज अगर कर दे इन सब में तो कहाँ जाएगा, एंड टू बी फेयर इनफ सवाल लगभग सेम है। तो क्या हम ये सवाल तुम पे छोड़ें, तुम लोग पे करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत इजी है, पूरा सेम है, तो एक बार ट्राई बेटा करना, डिट्टो सेम ही है, और अगर अलग होता हम खुद करा दिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज अबाउट रूल्स ऑफ डेबिट ट्रेड, इसको भूलना मत, कल जब मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे टी से पे, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और ये चैप्टर जब एंड अप होगा वाला अकाउंटिंग क्वेश्चन लास्ट टॉपिक पढ़ा देने के बाद, तब हम लोग मूव करेंगे अपने इस बुक के एक और थ्योरी पे, दैट इज वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। वो जब खत्म होगा तब हमारा ऑफिशियली इस पूरे 11th अकाउंटेंसी का जो मेन चैप्टर है न्यूमेरिकल लेवल पे, ये भी न्यूमेरिकल था बट आसान था, जो हमारा मेन न्यूमेरिकल आएगा जनरल फीस, वहाँ प्रोसीड करेंगे। और देखो टाइम भाग रहा है, जुलाई आने वाला है, आज हमारा है 25 जून है ना, आज ही हम लोग को लगा था क्या इमरजेंसी, अगर गलत नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर इमरजेंसी मतलब वो जो आज से लगा था 1975 में लगा था, अप्रॉक्सीमेट 50 साल पहले। तुम लोग बहुत छोटे, मतलब पैदा नहीं हुए थे, छोड़ दो उसको, जाए दो, बात करें फिर कभी उस पर। हम क्या कह रहे थे कि हम लोग का जो मेन चैप्टर है जनरल एंट्री, अब वहाँ मूव होने वाले हैं और टाइम बहुत कम बचा है। जुलाई अगस्त इन 2 महीने बाद तुम्हारा आ जाएगा फिर क्या, हाफ ईयरली, जहाँ पे मुझे स्ट्रांगली पता है लगभग हर स्कूल में कॉमन होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आता ही आता, जो इसके बाद थ्योरी वो भी आएगा। उसके बाद तुम्हारा जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल लेवल पे हैं, जनरल एंट्रीज, लेजर, देन आफ्टर सब्सिडरीज बुक, कैश बुक एंड ट्रायल बैलेंस, इतना तो आएगा ही आएगा। होपफुली 1-2 और भी आ सकता है आगे का भी, तो बहुत कुछ पढ़ना है, टाइम बहुत कम है। चलो ये तो उतार लो, बाकी जब कल मिलेंगे तो चीज़ों को ये पढ़ा के वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।